गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सभी लोग और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पार्ट 2 यानी संवैधानिक संशोधनों का भाग 2 है आज। और आज ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 2 क्लासेस के और चैप्टर्स बचेंगे, फिर तुम्हारी पॉलिटी खत्म। चलो भैया जल्दी से सभी लोग ध्यान से देखो, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन पार्ट 2। ठीक है भाई, संवैधानिक संशोधन पार्ट 2। सभी लोग जुड़ गए? सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो भैया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लासेस लाइट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से इस तरह से शेड्यूल करनी पड़ी है। यूट्यूब पर भी जाके साहिल सर के पास जाके क्लासेस ली हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो अगर किसी को नाराजगी हो तो पहले ही माफी मांगता हूं, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी बेटा। बिल्कुल राजू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे हम, टेंशन ना लो। ये सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे उसमें, डोंट वरी। चलो भाई, ठंडे ठंडे प्रणाम सर जी। अच्छा, प्रणाम बाबू, प्रणाम। चलो बेटा शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। अब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पार्ट 2। और सेशन की शुरुआत करने से पहले उन सभी प्यारे बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज कि अब गिनती के 3.5 या 4 महीने तुम्हारे पास रह गए तुम्हारे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। अगर अब भी तैयारी नहीं है और अब भी अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो भैया फिर 2025 की वैकेंसीज के लिए तैयारी रखो। और वो एनटीपीसी की तैयारी, वो एनटीपीसी की वैकेंसीज कब आएंगी वो रेलवे जाने, कोई और नहीं जानता। तो इसीलिए अभी एकदम परफेक्ट टाइम है। और जैसे बोलते ना कि लोहा गर्म है और चोट मार दो, तो फटाफट से अगर तुम्हारी फाउंडेशन तैयार नहीं है, तुम्हारे बेसिक्स तैयार नहीं है, तो ये बैच तुम्हारे लिए ही बना है। आराम से इसको ज्वाइन करो और तैयारी शुरू कर दो बढ़िया तरीके से। टाइम से जनवरी एंड तक या फरवरी 1st-2nd वीक में ये कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास 1.5-2 महीने रहेंगे आराम से रिवीजन और मॉक्स लगाने के लिए, ठीक है। तो चलो, ये सभी लोग ले सकते हैं जिनको भी बेसिक से एडवांस तक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके पढ़नी है। शानदार प्राइस है, शानदार कंटेंट है, जो ले चुके हैं वो जानते हैं। बाकी जिसने थ्योरी पढ़ रखी है वो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो, ठीक है। फिर तुम सीधे सही जगह पर हो, एटीएम में। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश इज अ रिजल्ट ऑफ द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डैश भारत के संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन का परिणाम है। अब भैया 44वें संवैधानिक संशोधन का या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या परिणाम है इनमें से, जल्दी बताओ। अब ये कल भी हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस किया था, आज भी कर रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है। क्योंकि देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से लैंग्वेज घुमाकर तुमसे सवाल पूछा जाता है। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से सीज कर दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तुम सब जानते हो संपत्ति का अधिकार कहां पर था, राइट टू प्रॉपर्टी कहां था? फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 में था, ठीक है। पर अब तुम जानते हो संपत्ति का अधिकार जब फंडामेंटल राइट था तो आर्टिकल 31 में था। पर हमारे इसी 44th अमेंडमेंट की वजह से, इसी 44th संशोधन की वजह से यह कहां चला गया बच्चों? भाग 12 में, भाग 3 से सीधे कहां? ये पार्ट 3 है ना, फंडामेंटल राइट्स कहां पर है? पार्ट 3 में, भाग 3 में। तो भाग 3 से सीधे चला गया 1978 में। कहां चला गया? सीधे भाग 12 में, पार्ट 12 में। और आर्टिकल 31 से कहां चला गया? आर्टिकल 300 ए में, 300 ए में, ठीक है।
और यहां तो फंडामेंटल राइट है, यहां पे क्या है? लीगल राइट, कानूनी राइट। जहां पे फंडामेंटल राइट को तो सरकार बहुत मुश्किल से बदल पाती है या बदल ही नहीं पाती कई बार, पर लीगल राइट को सरकार जब चाहे, कानूनी अधिकार को सरकार जब चाहे तब जैसे बदल सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था और आज एक रिवीजन के तौर पर हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव पावर एस्टैब्लिश्ड इन द, भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस संवैधानिक संशोधन में स्थापित एक संवैधानिक शक्ति है? बताओ भाई, पार्लियामेंट को जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है, आर्टिकल 368 में मिली है। कल हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था, तुम सब जानते हो कि भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? 368 में है। कल ही हमने पढ़ा था अच्छे से, है ना, 368 में है। पर बात यह है कि ये 368 में डाला कौन से संवैधानिक संशोधन ने है? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला कि संसद को अधिकार है 368 आर्टिकल के तहत संविधान को संशोधन करने की? ये शक्ति कौन से अमेंडमेंट ने दी है संसद को? तो आप सबको बताना चाहूंगा 24th अमेंडमेंट। तुम्हारा भी जवाब यही है क्या? आर्टिकल तो तुम सबको मालूम है, आर्टिकल तुम सबको मालूम है 368, पर अमेंडमेंट जिसने ये इस आर्टिकल में डाली पावर, वो कौन सा था? 24th अमेंडमेंट। कुछ लोग तो 42nd अमेंडमेंट बोल रहे हैं, ससुरे पगला गए हो। 24वां संशोधन अधिनियम, 24th अमेंडमेंट एक्ट। अब तुम बोलोगे सर 24th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? तो बेटा ये 1971 में हुआ, 1971 में हुआ। और 1971 में संसद को ऑफिशियली ये पावर दे दी गई। पहले भी संसद के पास ही थी, पर संविधान में नहीं थी वो पावर लिखी हुई। ये लिख दी गई संविधान में, ये लिख दी गई संविधान में कि भाई संसद को ही राइट है, पार्लियामेंट को ही राइट है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। ठीक है भाई, तो ये ऑफिशियली पावर 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने संसद को दे दी। अब बात है कि सर 44th अमेंडमेंट, अरे 44th अमेंडमेंट तो हम पढ़ चुके हैं सब लोग। 44th अमेंडमेंट 1978 तो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, है ना। तुम सब जानते ही हो संपत्ति का अधिकार क्या बन गया? राइट टू प्रॉपर्टी क्या बन गया? फंडामेंटल राइट से क्या बन गया? कानूनी अधिकार, है ना भाई। संपत्ति का अधिकार, ये तो अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम, बस पढ़ इसलिए रहे ताकि रिवीजन हो जाए। तो संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था और अब बन गया है ये लीगल राइट, है ना। पहले फंडामेंटल राइट, अब लीगल राइट। पहले आर्टिकल 31 में, अब आर्टिकल 300A में। पहले पार्ट 3 में, अब पार्ट 12 में। ठीक है, चलो फिर 42nd अमेंडमेंट। यार 42nd अमेंडमेंट को मैं तुम्हें कल बता रहा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अभी आगे आ जाएगा, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। 5-6 अमेंडमेंट्स हुए, वो बताऊंगा इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिस टाइम पे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो उस टाइम पे ये 42nd अमेंडमेंट 42वां संवैधानिक संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा लाया गया था। और 26th अमेंडमेंट में क्या, ये यही बता देता हूं। 26th अमेंडमेंट ये भी 1971 में हुआ है। तो 24 भी 1971 और 26 भी 1971, यानी 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में, 26वां संवैधानिक संशोधन 1971 में। और इसमें हुआ क्या? इसमें बच्चों प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया, प्रिवी पर्स का खात्मा कर दिया गया। अब तुम बोलोगे सर ये प्रिवी पर्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त
भारत में 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। उन सब को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया। सही बात है। इसी वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसी वजह से उनका जो स्टैचू बना है उसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि उन्होंने सभी रियासतों को भारत में यूनाइट किया, मिलाया। तो 565 रियासतों ने इस कंडीशन में विलय किया भारत के साथ कि भैया अब तक तो हम जनता से टैक्स लेते थे तो हमारा खर्चा पानी चलता रहता था, हम तभी शामिल होंगे जब भारत सरकार हमें सालाना इतनी रकम दे। तो हर रियासत ने सरकार के साथ एक डील की कि भाई देखो हमारा इतना सालाना हमारा रेवेन्यू आ जाता है हमारे राज्य से, तो हम चाहते हैं कि शाही परिवार के लिए इतना पैसा भारत सरकार दे। तो भारत सरकार उस टाइम पे मान गई कि चलो ठीक है इन्हें शामिल कर लेते हैं पहले। तो 1947 से 1971 तक हर शाही परिवार को, हर रॉयल फैमिली को, हर प्रिंसली स्टेट को, हर रियासत को सालाना एक रकम मिलती थी उनकी रियासत के हिसाब से। किसी को 10 लाख, किसी को 17 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 12 लाख, समझ रहे हो इस तरह से। और उस जमाने में 12 लाख, 10 लाख, 17 लाख बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम। आज से मैं तुम ये मान के चलो, आज से 100 साल पुरानी बात भी नहीं है, 75-80 साल पुरानी बातें हैं, 70-75-80 साल पुरानी बातें हैं। तो क्या वैल्यू रही होगी 17 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की, आज ही इतनी वैल्यू है। तो भाई साहब हुआ ये कि 1971 तक तो उन सभी शाही परिवारों को भारत सरकार पैसा देती रही, पर इंदिरा गांधी जी ने 1971 में इस सुविधा को, जिसे हम बोलते हैं प्रिवी पर्स, शाही परिवारों को क्या मिलता था, प्रिवी पर्स, तो ये सारा प्रिवी पर्स इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया 1971 पे। और सारे शाही परिवार एक तरीके से मान के चलो रोड पे आ गए। तब जाके उन्होंने अपने महलों को होटलों में कन्वर्ट किया, अपनी हवेलियों को म्यूजियम में कन्वर्ट किया, अपना जो शाही परिवार की चीजें हैं उनको इन्होंने एक तरीके से बेचना चालू किया, तब जाके इनका खर्चा पानी चला है। तो इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्त डिसीजन लिया और शाही परिवारों के ऊपर जो इतना खर्चा हो रहा था उसे बंद कर दिया। क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा ये है 26th अमेंडमेंट, प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया, शाही परिवारों की ऐसी तैसी कर दी गई। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो में, आगे बढ़ते हैं। यस और नो, जल्दी समझ में आया कि नहीं बेटा? बिल्कुल त्रिपर्णा, अमेंडमेंट कैसे करना है वो प्रोसेस साउथ अफ्रीका से लिया, ठीक है। चलो बहुत है बढ़िया, आगे देखो भैया, सवाल देखो अगला। Which of the following is not correct with respect to amendments in the Constitution of India? अब भारत के संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनमें से 4 यहां पर हैं। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है? Which one is not correct? तो 72nd अमेंडमेंट, ये 72nd अमेंडमेंट देखो भैया, 72nd अमेंडमेंट ये हुआ है 1992 में, है ना? 1992 में या 1991 में, दोनों में से किसी एक में हुआ है। क्योंकि ऐसा होता था कि अमेंडमेंट पास किसी एक साल में हो रहा है और वो इंप्लीमेंट किसी दूसरे साल में हो रहा है, तो आप दोनों ईयर याद रखो, 1991 और 1992। तो 72nd अमेंडमेंट, टू मेक प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स। 72वां संशोधन किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने से रिलेटेड था? बिल्कुल भी नहीं, यही गलत हो गया ससुरा, आंसर ही ए है। ये गलत है, यहां पर ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी, जबकि इसमें क्या था? इसमें था कि त्रिपुरा की, ध्यान सुनना बेटा, त्रिपुरा स्टेट सब जानते हो, त्रिपुरा की राजधानी सब जानते हो, अगरतला। तो त्रिपुरा के जनजातीय लोगों को, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, त्रिपुरा के जनजातीय लोगों को, जो ट्राइबल लोग हैं, त्रिपुरा के जनजातीय लोगों को विधानसभा में, त्रिपुरा विधानसभा में, त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में, त्रिपुरा विधानसभा में सीटें रिजर्व करके दी हैं। यानी त्रिपुरा के जनजातीय लोगों को त्रिपुरा विधानसभा में सीटों पर आरक्षण दिया गया, कुछ पर्टिकुलर सीट्स फिक्स कर दी गई। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, त्रिपुरा की जो अपनी विधानसभा है उसमें त्रिपुरा के जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनके लिए सीट्स फिक्स की गई थी
इस 72वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, सीटों पर आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। तो याद रखना बेटा, त्रिपुरा के ट्राइबल्स को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स पर रिजर्वेशन दिया गया कि कुछ सीट्स त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों के लिए फिक्स की जा रही है विधानसभा की। तो ये था 72nd। बाकी 102nd अमेंडमेंट टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, बिल्कुल सही है भाई। ये आया था 2018 में। ये कब आया? 2018 में, ठीक है। 101 वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए, ये 101 अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आया 2017 में, ठीक है। फिर 61st अमेंडमेंट जो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने के लिए, ये आया 1988 और 89 में। ये दोनों ईयर याद रखना। तो ये भी हम कल पढ़ चुके थे, ये भी हम कल पढ़ चुके थे। ये नहीं पढ़ा था तो याद रखना, 102nd अमेंडमेंट 2018 में आया, 101 2017 में, 102 2018 में। और जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी ओबीसीज हैं हमारे देश में, उनके लिए एक आयोग बना हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसको संविधान में शामिल किया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए उनकी शिकायतों को सुनने के लिए। तो ये शिकायतों को सुनने के लिए, पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है संविधान में शामिल किया गया 102वें संशोधन के द्वारा, 102nd अमेंडमेंट के द्वारा। चलो, तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। बाकी तो ये बी वाला नया है तो पता करके रखो, याद करके रखो। बाकी तुम्हें पता चल गया कि 72 जो है ये गलत है। इसमें त्रिपुरा के जनजाति लोगों को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में, त्रिपुरा की विधानसभा में सीटों पर आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग या प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है? बताओ भैया, संशोधन नहीं किया जा सकता है कौन से हिस्से में? देखो, प्रियम्बल में ऑलरेडी संशोधन हो चुका है, तुम सब जानते हो। 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना तो सब जानते हो ना। अगर आपको संविधान नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुका हूं पॉलिटी में शुरुआती लेक्चर्स में, अगर आपको संविधान नहीं पढ़ना है पर फिर भी जानना है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो आप संविधान की समरी, जिसे हम अंग्रेजी में प्रियम्बल और हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, उसको पढ़ सकते हो। आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि संविधान के अंदर क्या है। तो इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द, 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, ये तो तुम सब जानते हो, है ना। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये थे सोशलिस्ट यानी समाजवाद। क्या था भैया? सोशलिस्ट यानी समाजवादी या समाजवाद, ठीक है। उसके बाद सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट या सेक्युलर। और उसके बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर, और उसके बाद देखो भैया, उसके बाद है अपने पास तीसरा शब्द जो था इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है अखंडता, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके। तो हमारा देश क्या है? अखंड है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमें उस अखंडता को बनाए रखना है, इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। अखंडता, कोई हमारे देश को तोड़ नहीं सकता। तो याद रखो, ये 3 नए शब्द, सोशलिस्ट, समाजवादी, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार हो, सभी लोगों के बीच में संसाधन बराबर तरीके से बटे हुए हो। सेक्युलर मतलब किसी भी धर्म के इंसान के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इंटीग्रिटी मतलब यानी देश की जो अखंडता है, यानी उसकी जो अविभाजित होने की जो खास बात है, उसको बनाए रखना। तो ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। फंडामेंटल राइट में भी चेंजेस हो ही सकते हैं, ठीक है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि समानता के फंडामेंटल राइट को हटा दिया, इक्वालिटी वाले को हटा दिया, फ्रीडम वाले को हटा दिया। थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। डीपीएसपी में चेंजेस किए जा सकते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसमें चेंज नहीं किया जा सकता।
न्यायिक समीक्षा में चेंज नहीं किया जा सकता, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब तुम बोलोगे सर अमेंड नहीं कर सकते, क्यों, ऐसा क्या है ये? मैंने जुडिशियल रिव्यू बताया तो था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें अगर ऐसा कानून बनाती हैं जो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास यह पावर है कि वो देखें उन कानूनों को, क्या ये कानून संविधान के हिसाब से बने हैं या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बने हैं तब तो कानून रहेंगे, पर अगर उन्हें लगता है कि ये तो संविधान के हिसाब से नहीं बने यार, ये तो सरकार ने संविधान के हिसाब से बनाया नहीं है, तो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस कानून को रद्द कर दे, सरकार के बनाए हुए कानून को रद्द कर दे। तो वो कानून को रद्द कैसे किया जा रहा है? पहले न्यायिक समीक्षा की गई, उसको जुडिशियली रिव्यू किया गया कि ये सच में संविधान के हिसाब से है या नहीं है, तो उसे रद्द कर दिया गया। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास ये जो पावर है, ये अमेंड नहीं हो सकती, इसको नहीं बदला जा सकता। बाकी सारी चीजें बदली जा सकती हैं या उनमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आर्टिकल 51A कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मौलिक कर्तव्यों से युक्त अनुच्छेद 51A किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? अब मैं यहां पर तुम्हें बता देता हूं कि उस ससुरा 42nd अमेंडमेंट को काहे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। यहां पर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बी 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 को हम बोल रहे हैं यहां पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है कि 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंसर्टेड बाय कौन सा अमेंडमेंट? तुम सब जानते हो कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तो एक नया पार्ट बनाया गया, एक नया भाग बनाया गया, भाग 4A। उसमें एक नया आर्टिकल बनाया गया 51A, और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को, 10 मौलिक कर्तव्यों को डाल दिया गया। ये कल भी पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि बाद में ये फंडामेंटल ड्यूटीज एक इसमें ऐड होकर टोटल कितनी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई बच्चों। कितनी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। ठीक है भाई, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मेरी बात सुनो भैया, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, और तुम ये भी जानते हो कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहां से आई? 86th अमेंडमेंट 2002, 86वां संवैधानिक संशोधन वर्ष 2002 में हुआ। समझो कि नहीं? 86वां संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को, जिसमें यह कहा गया है बच्चों कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष या उससे कम है, समझ रहे हो भाई, ध्यान से सुनो। बेसिकली यहां पे ये मान के चलो कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच की, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलवाना उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन की ड्यूटी है। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अगर हम पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, तो जो भी हमारे आसपास 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, हम उन्हें फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलवाएं। कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन, 1ली से 5वीं तक की। ठीक है भाई, फ्री में मिल जाएगी उन्हें वो। तो ये 86 अमेंडमेंट 2002 में ये ऐड हो गया, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। तो ये हमें पता चल गया। और तुम सब ये भी जानते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी कमिटी की सिफारिश पर ऐड किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह। कल भी हमने डिस्कस किया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। और इन्होंने तो कितनी ड्यूटीज बताई थी? 8।
अमेंडमेंट ने कितनी कर दी, 2 और ऐड कर दी तो 10 हो गई थी, बाद में एक और ऐड हो गई 2002 में। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात ये कि सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, वो समझा दो आप तो भाई 42nd अमेंडमेंट में 5-6 चीजें हुई हैं। पहली चीज क्या हुई मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए, इतने सारे संशोधन हुए कि इसे हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलना पड़ा। अब बात यह कि सर कौन कौन से हुए भाई, अभी एक तो हमने देखा कि प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स, 3 नए शब्द ऐड हुए। तो एक तो ये हो गया है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। और मैं अगर इसे हिंदी में लिख दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, हिंदी वाले बच्चों को, समाजवाद, फिर ये अपना धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। दूसरा डिसीजन क्या लिया भाई, दूसरा डिसीजन देखो ध्यान से, दूसरा डिसीजन क्या लिया, मैंने तुम्हें बताया पार्ट 4A बनाया गया, आर्टिकल 51A बनाया गया, और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई। तो ये दूसरा अमेंडमेंट किया गया। तीसरा यहां पर क्या हुआ, अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 में क्या किया गया, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्यों की विधानसभा, इनका टेन्योर बढ़ा के, अब इनका सबका टेन्योर कितना होता है भाई, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का। राज्यों के जो चुनाव होते हैं वो भी हर 5 साल में, यानी उनका भी टेन्योर, राज्य विधानसभा का कितना होता है, 5 साल का। तो इन दोनों के ही, राज्यों की विधानसभाओं के भी और लोकसभा के भी टेन्योर को, यानी कार्यकाल को 5 से 6 साल कर दिया, 5 से 6 वर्ष कर दिया। समझ में आ रही है बात, ये हुआ था। फिर बाद में एक दूसरा संशोधन आया जिसके वजह से वापस से कम किया, तो आज भी 5 और 5 ही है, लोकसभा का भी 5 और राज्यों की विधानसभा का भी 5, यानी एक बार तो बढ़ा दिया गया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया था, 5 से 6 कर दिया गया था, बाद में उसे कम कर दिया गया 44th में ही, आई गेस 44 में ही शायद कम कर दिया था। ठीक है, मैं बता दूंगा, आगे आ जाएगा, कंफर्म कर देंगे। और चौथी चीज, चौथा यहां पे क्या हुआ, यह बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, यानी मंत्री परिषद की एडवाइस पर राष्ट्रपति काम करेंगे या डिसीजन लेंगे। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो, उनके जितने भी मंत्री हैं वो। तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के कहने पर या मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एक्शन लेंगे, और वो लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी उनके लिए। मंत्री परिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। समझ में आया बच्चों? तो मंत्री परिषद के लिए, देखो, मंत्री परिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। यह भी 42nd अमेंडमेंट में किया गया। ठीक है, इमरजेंसी लगानी थी ना इंदिरा गांधी जी को, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, तो उनकी बात कहीं राष्ट्रपति टाल ना दे, तो अमेंडमेंट कर दिए। ठीक है भाई। उसके अलावा 5वीं चीज, 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए, 3 नए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े गए। 3 न्यू DPSPs वर एडेड। अब वो 3 कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो जोड़े गए? एक तो 39A, यानी गरीबों को फ्री लीगल एड, गरीबों को फ्री में कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अगर किसी गरीब से कोई कांड हो गया है तो उसके पास तो पैसे नहीं है वकील को देने के लिए, तो उसे फ्री वकील की सेवा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 39A। मैं नंबर बता रहा हूं यहां पे, एक है 48A,
यानी अगर सरकारी किसी उद्योग में, सरकारी किसी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वर्कर्स का प्रबंधन में, मैनेजमेंट में रोल होना चाहिए। ठीक है, वर्कर सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, यहां पे वर्कर का इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में भी कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और फिर है अपने पास 48A के बाद, ये 43A, माफ करना दोस्तों, ये 43A का पॉइंट था। ठीक है, 43A। फिर आ जाता है 48A। कौन सा आ जाता है? 48 है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 48A, बिल्कुल। इसमें क्या है कि यहां पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। यहां पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, यहां पर फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीबों को मुफ्त कानूनी सेवा। तो बेटा ये देखो 5 चीजें हो गई, मैंने तुम्हें बता दिया। जब इतने अमेंडमेंट्स होंगे तो ससुरा बोलेंगे ही ना लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। मोदी जी जयपुर में आए थे, तभी साहिल सर के वहां जाते वक्त मेरे को साला घूम के जाना पड़ा, ट्रैफिक जाम था, मोदी जी को पास दिया जा रहा था। सर आरआरबी बैच सफिशिएंट नहीं है क्या? बेटा सफिशिएंट है आरआरबी बैच, कोई दिक्कत नहीं। आरआरबी बैच में ये हमारा ये वाला बैच भी तो होगा, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। नहीं, वो सिर्फ लाइट की वजह से आजकल एक आध दिन ऐसा हो गया, लाइट का चक्कर पड़ गया, जिसके चक्कर में ये क्लास ऐसे लेनी पड़ रही है, वरना अपने वही टाइमिंग्स रहेंगी भाई। ठीक है, कल से वही टाइमिंग्स रहेंगी अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। ठीक है, नहीं टाइम चेंज नहीं हुआ, सेम टाइम है, 4:15 बजे अपनी एटीएम की क्लास, बस ये लाइट की वजह से आज ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स? किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी? यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भी ऊपर है कुछ सिचुएशंस में। ये कौन से संवैधानिक संशोधन ने ये चीज की है कि कुछ जगहों पर मौलिक अधिकार नीचे हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ऊपर है? भाई राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या तुम सब जानते हो। नीति निदेशक सिद्धांत वो है जो सरकार को इंप्लीमेंट करने हैं। यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को गाइड करते हैं कि भैया जब नीति बनाओ, पॉलिसी बनाओ तो थोड़ा सोच समझ के बनाओ और डीपीएसपी को देख लो, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को देख लो, उसके बाद पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बेहतर बनेगी जनता के लिए। तो नीति निदेशक, अरे ससुरा जुबान तो लग रही है रे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो सरकार के लिए ऑप्शनल है। यानी वो सरकार को गाइड कर रहे हैं कि भाई अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो आप हमारी तरफ देख लो, पॉलिसी बेहतर बनेगी। पर मौलिक अधिकार क्या है? जनता के मौलिक अधिकार है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पर अगर नीति निदेशक सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करते वक्त अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यह भी जरूरी है, सरकार को यह भी लागू करने हैं और सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पर अगर ऐसा हो गया कि कोई मौलिक अधिकार नीति निदेशक सिद्धांत को इंप्लीमेंट करते वक्त उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि नीति निदेशक सिद्धांत को थोड़ी सी प्राथमिकता दी गई है। ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसको ससुरे को यहां पर मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगला सवाल यही था। तो 5 चीजें तो ये हो गई। छठवां हो गया, यहीं पे लिख देते हैं अब। छठवां यहां पे हो गया कि डीपीएसपी बड़े हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट कुछ मामलों में। ठीक है, समझ में आ गया? तो कुछ मामलों में डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते वक्त, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करते वक्त, जो कि सरकार के लिए जरूरी है, लागू करना पड़ेगा, संविधान में लिखा है, लागू करते वक्त अगर कोई किसी का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो जाए, उसका हनन हो जाए, तो भैया वो हनन नहीं माना जाएगा, ये बोला गया है। और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही हुआ है।
कि डीपीएसपी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी है मौलिक अधिकार से। दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो भैया यह है आंसर, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, 1991। 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991, इसी के तहत दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, आज भी है उस वक्त भी थी, पर उसे एक स्पेशल दर्जा दिया गया कि यह देश की राजधानी भी तो है, देश की राजधानी भी तो है, तो उसे एक दर्जा दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। नेशनल, अब उसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली नहीं बोलते, अब उसे क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यह नाम दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है बच्चों, यह दर्जा दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो उसे बोला गया यूनियन टेरिटरी तो है ही, अब से इसको यह बोला जाएगा कि ये एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा बच्चों? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। बाकी तुम सब जानते हो कि ये सब पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है, ये बेकार के अमेंडमेंट्स है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में आया, और इसमें क्या था? म्युनिसिपैलिटी, शहरी क्षेत्रों में, देखो मैंने क्या बताया था? म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी को यानी नगर पालिका को, नगर पालिका को शहरी क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों पर काम करने की शक्ति। स्थानीय मुद्दों पर, अब कितने स्थानीय मुद्दे यहां पर? कितने भाई बताओ, स्थानीय मुद्दे कितने हैं? जल्दी, मैंने बताया था ना तुम लोगों को, पंचायत को तो कितने मुद्दों पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई, और शहरों को कितने? शाबाश, 18। तो 18 मुद्दों पर कार्य करने की जिम्मेदारी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल, पंचायतों को 29 और इनको 18, तो 1993 में 74। तो बाकी 73rd तुम सब जानते हो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd में क्या है? पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं 29 विषयों पर काम करने के लिए। बाकी ये दोनों आपको करने की जरूरत नहीं है, बेकार के अमेंडमेंट्स हैं, मतलब हमारे काम के नहीं है, बेसिक बात ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज पास्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित किया गया है या किया जाता है? भाई अगर कोई संवैधानिक संशोधन करना है तो पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर करते हैं। यानी कोई संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड जो बिल है, मान लो लोकसभा में पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में पास होगा, फिर दोनों हाउसेस से पास होकर वो कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर वो भी पास कर देते हैं, जो कि उन्हें करना ही पड़ता है, संवैधानिक संशोधन बिल की एक खास बात है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, अगर किसी संवैधानिक संशोधन बिल को पास कर दिया, तो राष्ट्रपति की ताकत नहीं है कि उस बिल को रोक सके। संवैधानिक संशोधन बिल का दोनों सदनों से पास होना ही काफी है, राष्ट्रपति को तो सिर्फ ठप्पा लगाना है कि भैया ठीक है पास हो गया। राष्ट्रपति उस बिल को रोक नहीं सकता किसी भी हालत में, या रोक नहीं सकती। क्लियर है? तो दो बिल्कुल, बोथ अपर एंड लोअर हाउसेस सेपरेटली, तो दोनों हाउसेस से अलग अलग वो पास होगा। तो अपर तुम सब जानते हो राज्यसभा, अपर मतलब राज्यसभा है ना, उच्च सदन यानी राज्यसभा, और निम्न सदन यानी कि लोकसभा। एल से लोअर, एल से लोकसभा।
तो दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए। और याद रखना बेटा, स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, मेनली स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, पर बीच में कहीं पर एक आधी जगह सिंपल मेजॉरिटी भी लगती है। स्पेशल एंड सिंपल मेजॉरिटी से संवैधानिक संशोधन होते हैं, यानी कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। स्पेशल मतलब विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब विशेष बहुमत, और सिंपल मेजॉरिटी मतलब साधारण बहुमत। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया अपना ये वाला आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following Constitution Amendment Act has been provided for the establishment of पंचायती राज इन इंडिया? ये तो जानते ही हो, 74th अमेंडमेंट 1993 के थ्रू म्युनिसिपैलिटी, और 73rd अमेंडमेंट 1993 के द्वारा पंचायती राज को यानी पंचायतों को 29 विषयों पर, 29 सब्जेक्ट्स पर काम करने की शक्ति मिली है। 29 विषयों पर कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है ना भाई? जिम्मेदारी मिली है। बाकी तुम सब जानते हो कि इसी अमेंडमेंट से 11वां शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल यानी 11th अनुसूची ऐड हुई है। 11th अनुसूची, 11th शेड्यूल ऐड हुई है, और इसी शेड्यूल में यह दिया गया है कि 29 विषयों पर काम करेगी पंचायत। क्लियर है भाई? चलो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पंचायती राज सिस्टम वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है 73rd अमेंडमेंट, तो अच्छे से देख लेना वहां से। Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Indian Constitution through the 92nd Amendment Act? 92nd अमेंडमेंट 2003 में आया था, और मैंने तुम्हें बताया था कि 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 4 नई भाषाओं को ऐड किया गया था। 8th शेड्यूल में 4 नई भाषाएं कौन कौन सी थी याद है? डोगरी, फिर मैथिली, फिर नीचे यहां संथाली है ना, डोगरी, मैथिली, संथाली, फिर बोडो, ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 2003 में 92 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इनमें से कौन सी नहीं है? डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। मैथिली, बोडो, संथाली तो है तीनों। कन्नड़ नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह क्या होनी चाहिए? डोगरी होनी चाहिए, तो ये गलत है। याद है ना भाई? मैंने तुम्हें बताया था भैया, मैंने तुम्हें बताया था कि 1967 में 21st अमेंडमेंट के द्वारा तो हमारी 8वीं अनुसूची में सिंधी ऐड हुई, याद है? सिंधी ऐड हुई। पहले 14 लैंग्वेजेस थी, आज के टाइम में 22 हो रखी हैं, तो 14 में प्लस 8 यानी 8 ऐड हुई हैं। तो पहली तो ये हो गई सिंधी। फिर मैंने बताया था कि 1992 में 71st अमेंडमेंट के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी इनको ऐड किया गया। और फिर 2003 में 91st हो सकता था, 21, 71, 91 हो सकता था, पर नहीं है। 92nd अमेंडमेंट के द्वारा अपनी यही तुम देखो, है ना भाई? तो हम ये रिवीजन कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं, तो कन्नड़ इसका सही आंसर है। इस तरीके से हमारा ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन होता है बच्चों, काम का जो है हमारा वो खत्म हो गया। अगेन, जिसको भी ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस थ्योरी के फॉर्म में पढ़नी है, टाइम रहते हुए सही वक्त पर, क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है, तो आप फटाफट से ये बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हो शानदार तरीके से। ठीक है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के सब। तो आज का सेशन हो गया हमारा खत्म। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया। सबको समझ में आया? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जीके फाउंडेशन लूं या नहीं लूं, वैसे काफी बेसिक क्लियर है। बेटा कुछ मादी, अगर बेसिक्स क्लियर है तो बेटा बिल्कुल मत ले यार, ठीक है? बिल्कुल पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो सही सलाह दूंगा मैं,
साला ऐसा नहीं कि यहाँ पे साला कोर्स ही बेचना है, बिल्कुल सही सलाह। अगर अगर बेसिक्स क्लियर है, प्रैक्टिस सेशन में ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर अगर लगे कि यार रिवीजन नहीं हो पा रहा है या फिर टाइम अभी बचा हुआ है, हो सकता है अच्छे से रिवीजन हो जाए, तब ले लेना। अगर नहीं लगता है ऐसा तो बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो तो बेटा आज के लिए सर आज ही मैंने वैलिडिटी करवा ली, बहुत बढ़िया अंकुश बाबू, शाबाश, गुड। चलो भाई आगे बढ़े, निकलते हैं यहां से, खिसक लेते हैं। विजय कुमार रवि, बेटा डीपीएसपी का प्रॉपर टॉपिक लिया है मैंने इसी में, ठीक है। मतलब जो हमने अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए, डीपीएसपी का प्रॉपर टॉपिक है क्लासेस में। डीपीएसपी वाले लेक्चर को देख ले एक बार, वहां पर मैंने पूरे डीपीएसपी को एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज में एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो जाएगा। बाकी मैं बता देता हूं डीपीएसपी का वैसे मतलब क्या है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जब सरकार पॉलिसी बनाती है ना जनता के लिए, तो वो उन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है सरकार को, ताकि पॉलिसी बेहतर बने। तो डीपीएसपी हमारे संविधान में ऐसे पॉइंट्स हैं जो सरकार को ध्यान में रखने चाहिए पॉलिसी बनाते वक्त। यानी सरकार एक तरीके से उनको इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज के थ्रू, पॉलिसीज में, अपनी नीतियों में डीपीएसपी को लागू करती है, ठीक है भाई। तो यह है डीपीएसपी, यानी सरकार की हेल्प करने वाली पॉइंट्स हैं, गाइड बुक है कि सरकार पॉलिसी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करे, ठीक है भाई। चलो तो हाँ, स्टैटिक जीके की क्लास है 9:30 बजे क्लास है। मुझे लगा था ये क्लास थोड़ी लंबी खिंचेगी, इसलिए मैंने उसको 9:30 बजे शेड्यूल करवाया था। 9:30 बजे मिलते हैं सभी लोग, फटाफट से जल्दी, आज इंटरनेशनल बुक्स करनी है, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक यू।